शाम ढल चुकी थी और शाम के खत्म होते होते अंधेरा भी बढ़ने लगा। चेतन अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। जीप में अकेले सफर करते चेतन के मन में कई सारे ख्याल घूम रहे थे और चेतन उन सवालों से भागने की कोशिश करते हुए उन्हें इग्नोर किए जा रहा था। वो अपनी शक्तियों के बारे में सोचते हुए खुद से बोला, सही कहा है वीर सिंह ने, मुझे किसी शक्ति की जरूरत नहीं है। जब मैं इस गांव में आया था तब कौन सा मेरे पास कालदूत के पावर्स थे। बिना पावर्स के भी मैं सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता हूँ। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते कहते चेतन अचानक रुक गया और जीप की स्पीड बढ़ाते हुए फिर बोला, बस किसी तरह पापा की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद मैं खुद माही से शादी के सच के बारे में बात करूंगा। लंबे टाइम तक उसे अंधेरे में रखना अच्छा नहीं है, पर पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। ये सारी बातें सोच सोच कर एकाएक चेतन फिर उदास हो गया और शांत बैठे गाड़ी चलाता रहा। चेतन की जीप जंगल के बीचों बीच चल रही थी, जिसके आसपास दूर दूर तक कोई वाहन नहीं था। साथ ही जंगल में कहीं दूर से सियारों के गुर्राने की आवाज भी सुनाई पड़ रही थी। चेतन जीप की गति और तेज करते हुए बोला, वीर सिंह कह रहा था मुझे शाम तक जंगल पार कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने काफी देर लगा दी। जंगली जानवरों का खतरा भी हो सकता है। वो ये कह ही रहा था, तभी तेजी से कोई चीज उसकी जीप के सामने से पार हो गई। चेतन अचानक हड़बड़ा गया और एकदम से उसकी धड़कन बढ़ गई, लेकिन चेतन ने जीप नहीं रोकी, वो चलता रहा। वो घबराते हुए बोला, पता नहीं क्या था, शायद कोई हिरन या फिर कोई जानवर होगा। मैं तो डर ही गया था। ये सोचकर चेतन फिर सामने देखकर जीप चलाने लगा। अचानक झाड़ियों में सरसराहट होने लगी, जैसे जीप के साथ साथ कोई और भी आगे बढ़ रहा हो। अब चेतन घबरा गया और खुद से बोला, लगता है कोई बड़ा जानवर है। गाड़ी भगा बेटा चेतन, वरना आज तो तू गया। कहते हुए चेतन ने जैसे स्पीड तेज की तो कुछ दूर तक वो आवाज जीप का पीछा करती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रुक गई। चेतन ने भी उसके बाद गाड़ी धीमी कर ली। जंगल का रास्ता बस कुछ और किलोमीटर तक ही बाकी था। चेतन निश्चिंत हो गया और अपने आप से बोला, बच गया आज तो। भगवान जाने क्या था मेरे पीछे। जीप थोड़ी देर और चलती रही, लेकिन फिर अचानक वो बंद पड़ गई। वो जीप से बाहर निकलते हुए बोला, अब इसे क्या हो गया? सब तो ठीक ठाक था। चेतन जीप का बोनट खोलकर चेक कर रहा था। तभी उसके कानों में सरसराहट सुनाई पड़ी, जैसे हवा उसके कानों को छूकर गुजरी हो, साथ ही जैसे कोई कुछ बोला हो। उसने यहाँ वहां देखा, पर वहां कोई नहीं था। जीप की प्रॉब्लम फिक्स हो गई और जब उसने बोनट कवर नीचे किया तो देखा खूनी वधू उसके सामने खड़ी थी। चेतन का कलेजा थक से रह गया और वो घबराकर पीछे गिर गया। एक तरफ खूनी वधू को देखकर चेतन घबरा गया था, तो वहीं दूसरी तरफ वीर सिंह के घर में मार्तंड जी और वैद्य पारस ने काशी को अस्थायी राहत देने के लिए दवाइयां तैयार कर ली थी। जिस शाम चेतन सतपुड़ा की ओर निकला था, उसी शाम गोमती और उसका बेटा गौतम लोगों से वीर सिंह के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुंच गए। वीर सिंह दरवाजे पर ही टहल रहा था। जैसे ही उसने गोमती को वहां देखा तो वो हैरान होते हुए बोला, अरे गोमती जी, आप यहाँ? कोई समस्या थी क्या? खबर भिजवा देती तो मैं खुद ही आ जाता। ये सुनकर गोमती ने बिना वीर सिंह की ओर देखे हाथ जोड़कर कहा, नहीं, कोई समस्या नहीं है। हम तो बस चाचा जी से मिलने आए थे। वो बेहोश हो गए थे हमारे घर के सामने। अब कैसे हैं वो? ये बात वीर सिंह को पता नहीं थी कि काशी जी वहां गए थे। वो मन ही मन बोला, हे भगवान, लगता है पिताजी ने इनसे भी शादी के बारे में बात कर ली। गोमती जी मेरे बारे में क्या सोचेंगी? तभी गोमती हल्का सा तेज बोली, क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए आप? तब वीर सिंह वापस अपना ध्यान गोमती की ओर करते हुए बोला, हाँ, आइए ना आप अंदर, खुद ही मिल लीजिए। वीर सिंह गोमती को सीधा काशी जी के कमरे में ले गया और सभी से उसका परिचय करवाया। इसी बीच माही और चांदनी गौतम को अपने साथ खेलने ले गई। गोमती वहीं कुछ देर बैठ काशी जी का हाल चाल लेती रही। तभी अचानक मार्तंड जी बोले, बेटा तुम यहाँ आई, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा इस परिवार का ही कोई आया हो। अभी मार्तंड जी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि काशी लड़खड़ाती आवाज में बोले, तभी तो कहता हूँ वैद्य जी कि ये दोनों विवाह के लिए मान जाए तो ये परिवार का हिस्सा बन जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे मरने से पहले वीर सिंह का कुछ हो जाए तो मुझे सुकून रहेगा, और फिर गोमती तुम इस घर को अच्छे से संभाल लोगे। काशी जी की बात सुन वीर सिंह सबसे ज्यादा असहज हो गया। उसने देखा गोमती भी उससे नजर चुरा रही थी। तभी वीर सिंह उसे वहां से ले जाते हुए काशी जी से बोला,
अरे पिताजी आप भी। अब कुछ नहीं, आइए गोमती जी, मैं आपको अपनी बहनों से मिलवाता हूँ। कहते हुए वो गोमती को वहां से बाहर ले गया। फूलपुर की घटनाओं से परे दूसरी तरफ शेखरन फूलपुर की ओर पैदल आ रहा था। वो चाहता तो किसी तरह का वाहन भी ले सकता था, लेकिन उसे इस सफर के दौरान उस किताब की कहानियां जाननी थी। रात होते ही वो सुमेरपुर से थोड़ी दूर पर किसी खेत के किनारे बनी छोटी सी कुटिया में अपने लिए रात गुजारने का इंतजाम करने लगा। और फिर अपने आसन के करीब आग लगाकर उसने थोड़ा उजाला कर लिया। फिर कुछ सोचकर बोला, पता नहीं क्यों ये अभिराज की कहानी से मैं अपने आप में अलग सा लगाव महसूस कर रहा हूँ। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि जानबूझकर लेखक ने ये सोचकर ही इसे लिखा हो कि पढ़ने वाला इसमें खो जाए। अब जब तक आगे की कहानी नहीं जान लेता तब तक मैं कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाऊंगा। कहते हुए शेखरन ने उस पहली किताब को उठा लिया और वहीं से पढ़ना शुरू किया जहां उसने छोड़ा था। ये अध्याय कुछ इस तरह से हुआ। ये सब मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं कभी मेरा बचपन ना भूल सकूं, कि किस तरह मानवीय महत्वाकांक्षी सोच सिर्फ अपने निचले स्तर को पैरों तले रौंदती है। समस्या सिर्फ शक्ति की है, वो जिसके पास होगी राज वही करेगा। खैर, मैं उस रात अपनी पूरी शक्ति लगाकर भागा। इन शब्दों के साथ एक बार फिर वो कहानी शुरू हो गई। अभिराज पसीने से तरबतर अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा था और सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। रात का अंधेरा काफी घना था। अभिराज आगे और सैनिक पीछे। अभिराज, एक बच्चा जिसकी आंखों के सामने उसकी माँ की हत्या हो गई थी, उसके सामने तो जान बचाने का सवाल था, लेकिन वो सैनिक अपने राजा के प्रति कुछ कम समर्पित थे। जब वो भागते भागते थक गए तो एक जगह रुक गए। उनमें से एक सैनिक बोला, अब क्या किया जाए? वो बच्चा तो जाने कहाँ गया। इस रात के अंधेरे में हम कहाँ ढूंढेंगे उसे? तभी दूसरा सैनिक भी हांफते हुए बोला, जाने दो उसे, कब तक भागेगा? वैसे भी आगे एक खाई है, रात के अंधेरे में उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा और हम सेनापति से कहेंगे कि वो खाई में गिरकर मर गया। वैसे भी वो एक छोटा लड़का था, छोड़ो उसे, चलते हैं यहाँ से। ये कहते हुए वो दोनों वापस जाने के लिए मर गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिस खेत की मिट्टी में वो लोग खड़े थे उसी धरती ने अभिराज की जान बचाई थी। अभिराज खेत की काली मिट्टी को हटाकर उसी जगह पर लेट गया था और अंधेरे के कारण सैनिक उसे देख नहीं पाए थे और इस तरह उसकी जान बच गई। उन सभी के जाते ही अभिराज रोते हुए खुद से बोला, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? भूख भी लगी है। माँ होती तो कहीं से भी भोजन की व्यवस्था करती। रोते रोते अभिराज खेत से बाहर आ गया और सड़क किनारे आकर बैठ गया और रोते रोते बोला, जिसने भी मेरी माँ की हत्या की है मैं भी उसे जान से मार दूंगा। वो बच नहीं पाएगा। माँ, मैं लूंगा प्रतिशोध। कहते हुए वो सड़क किनारे बैठा काफी देर तक रोता रहा। तभी रात के उस अंधेरे में अजीब से गीतों को गुनगुनाते हुए एक तांत्रिकों की टोली उस रास्ते से गुजर रही थी। उनमें से एक तांत्रिक की नजर अभिराज पर पड़ गई। इसके आगे शेखरन पढ़ नहीं पाया क्योंकि नींद ने उसकी आंखों को घेर लिया था और वो किताब अपने सीने पर ही रखकर सो गया। दूसरी तरफ जंगल में चेतन खूनी वधू के इस तरह आ जाने से डर के कारण जमीन पर गिर गया था। तभी खूनी वधू हंसते हुए बोली, क्या सोचा था तू यहाँ से निकल जाएगा? कहते हुए खूनी वधू ने पेड़ की टहनियों से चेतन को जकड़कर उसे हवा में लटका दिया और चीखते हुए बोली, लगता है तूने मेरी चेतावनी को गंभीरता से लिया ही नहीं था, इसलिए तो तूने मेरी समस्या का समाधान करने का प्रयास तक नहीं किया। तभी चेतन थोड़ा घबराते हुए अपने शब्दों को संभालते हुए बोला, स्वप्न लेखा, सच में हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने। चेतन आगे कुछ कह पाता उसके पहले ही खूनी वधू ने चेतन को जमीन पर पटक दिया और पेड़ की मोटी टहनियों से चेतन पर हमला कर दिया। चेतन बचते बचाते हुए दोबारा बोला, प्लीज स्वप्न लेखा, हमारी बात सुनो, हम तुम्हें मुक्त करा देंगे, लेकिन बस एक बार हमारे पापा की तबीयत ठीक हो जाने दो। अभी के लिए अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो पापा की जान खतरे में पड़ जाएगी। कहते हुए चेतन किसी तरह छूटकर जीप में जा बैठा। जैसे जीप चालू की तो
वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। घबराया चेतन किसी भी तरह वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक तरफ चेतन जैसे तैसे भाग जाना चाहता था, तो वहीं दूसरी तरफ घर में सभी लोग गोमती के आ जाने से खुश थे। गोमती वीर सिंह के साथ चांदनी के कमरे में चली आई, जहां चांदनी और माही गौतम के साथ खेल रहे थे। एकाएक माही बोली, शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। आप आई तो माहौल में थोड़ा बदलाव हो गया, वरना हम सभी तो पिताजी की तबीयत को लेकर थोड़े चिंतित थे। ये सुनकर गोमती ने जवाब दिया, इसमें धन्यवाद किस तरह का? चाचा जी की तबीयत खराब थी तो उन्हें देखने तो आना ही था। वैसे भी गौतम के पिता आप लोगों के बारे में बात किया करते थे, इस बहाने मिलना भी हो गया। इसके बाद चांदनी बोली, गोमती जी, गौतम बहुत ही क्यूट है, बड़ा ही समझदार है, बिल्कुल आदर के साथ बात की हमसे। आपने बड़ी अच्छी परवरिश दी है इसे। कहते हुए चांदनी गौतम के सिर पर हाथ फेरने लगी। एकाएक वीर सिंह को महसूस हुआ कि उन तीनों को अकेला छोड़ देना चाहिए, तो वो गौतम को अपने साथ बाहर ले गया। तब माही बोली, माफ कीजिएगा गोमती जी, मैं ये सब बोलकर आपकी तकलीफ को बढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन हम लोगों पर मारू भैया के एहसान है। जो वो उस दिन हमारे साथ ना होते तो शायद वीर भैया। कहते कहते माही अचानक रुक गई। तब गोमती हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं दीदी, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। पहले वीर सिंह जी ने उन्हें बचाया और फिर उन्होंने वीर सिंह जी को, पर शायद ईश्वर उन्हें सम्मान की मृत्यु देना चाहता था। तभी तो आप लोग और हम सब उन्हें इस तरह याद कर रहे हैं। गोमती की बातों के बाद चांदनी भी उदासी से बोली, लेकिन अर्पणा भाभी के बाद वीर भैया के साथ ये दूसरा बड़ा हादसा है। वो पहले हादसे से ठीक तरीके से उभर भी नहीं पाए थे कि ये हो गया। चांदनी की ये बात के बाद कुछ पल कमरे में सन्नाटा छा गया, जिसे तोड़ते हुए गोमती बोली, क्या हुआ था वीर सिंह जी की पत्नी को? इस बात के जवाब में माही ने कहा, हमारा परिवार काश आम लोगों की तरह साधारण परिवार होता। इन शब्दों के साथ माही ने वीर सिंह और अर्पणा की कहानी गोमती को सुनाना शुरू कर दिया। इधर दूसरी तरफ जंगल में चेतन पर खूनी वधू का कहर जारी था। हैरानी से जीप के बाहर देखता चेतन खुद से बोला, ओह गॉड, तुम ऐसा क्यों कर रही हो स्वप्नलेखा, प्लीज मुझे जाने दो। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसकी जीप हल्की सी हवा में तैर रही थी। ये दृश्य देख चेतन पसीना पसीना हो गया। अचानक खूनी वधू उसे जीप से बाहर निकालकर जमीन पर पटकते हुए बोली, अब तू यहाँ से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अब तेरी कोई जरूरत नहीं, और जो मेरे किसी काम का नहीं मैं उसका शिकार करूंगी। कहते हुए उसने चेतन पर एक और जोरदार झपट्टा मारा और वो उड़ते हुए दूर जा गिरा। तब खूनी वधू उसके पास आते हुए बोली, मैं सिर्फ तुझे घायल करूंगी, क्योंकि तुझे एक एक करके अपने परिवार के लोगों को मरते हुए भी तो देखना है। तेरे पिताजी से ही इसकी शुरुआत होगी और धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही होगी मुझसे धोखा करने की सजा। चेतन कराहते हुए उठ खड़ा हुआ और खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा। खूनी वधू के हमले से उसके एक पैर में चोट आ गई थी। वो मन ही मन बोला, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा, वरना मुझे कुछ हुआ तो शिव पुष्प कैसे हासिल होगा। वो ये सोच ही रहा था कि एक बार फिर खूनी वधू ने हमला किया। तब चेतन जीप के पीछे से चिल्लाते हुए बोला, खूनी वधू, अगर तूने हम लोगों को मार दिया तो तुम्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी, ध्यान रखना। इस पर खूनी वधू जोर से हंसते हुए बोले, खुद को बचाने का ये अच्छा बहाना है। चल ठीक है, मैं नहीं मारूंगी किसी को, लेकिन तुझे और तेरे लोगों को पहले मेरी दुविधा का हल ढूंढना होगा, फिर चाहे कोई बचे या मर जाए। ये सुनते हुए चेतन जीप में बैठ गया। तभी खूनी वधू की नजर उस पर पड़ गई। तब वो दोबारा हंसते हुए बोली, तुझे मैं मार नहीं सकती तो क्या, घायल तो कर ही सकती हूँ ना। कहते हुए उसने जोरदार हमला जीप में बैठे चेतन पर कर दिया। क्या चेतन इस हमले से बच पाएगा और चेतन अब शिव पुष्प तक कैसे पहुंचेगा, जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।